चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी गौरव बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, जहाँ तक की उम्मीद है आप सभी एग्ज़ाम में हैं और क्लासेस मंडे को खोलने का जो है मेरा मन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का 29 तक अर्थात कल तक एग्ज़ाम है, फ्राइडे तक। तो सैटरडे बंद रहेगा, संडे बंद रहेगा और सोमवार से आपका क्लास जो है वो अपने नियमित समय से चलेगा। तो आज पशुपालन के अगले चरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 टॉपिक। पशुपालन के अगले चरण में तो हमें 4 टॉपिक को पढ़ना है। उन टॉपिक में सबसे पहले आता है अंतःप्रजनन। ध्यान से समझिएगा, जो अगली टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाला है अंतःप्रजनन। और किसका प्रजनन? जैसा कि हमने पशुपालन पढ़ा था, या खाद्य जो वृद्धि है, खाद्य में वृद्धि के लिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं डेल्फी की नीतियाँ, इन नीतियों के अंतर्गत जो 4 टॉपिक थे उन 4 टॉपिक को पहले मैं समझा देता हूँ। सबसे पहला टॉपिक था पशुपालन। इस पशुपालन के लिए हमने पहले पढ़ लिया था इसके बाद क्या है, पशु प्रजनन। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो टॉपिक होगा पशु प्रजनन। पशुपालन में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपको याद होगा। पशुपालन में हमने पढ़ा था क्या, दुधारू पशुओं का पालन, जैसे गाय, भैंस, बकरी। और इसके बाद पढ़ा था अंडे और मांस के लिए क्या पढ़ा था, पोल्ट्री फार्म, मुर्गा, या इसको क्या लिख सकते हैं, पोल्ट्री फार्म, या कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन में क्या पढ़ा था, बत्तख, मुर्गा, मुर्गी, उसी में आ जाएगा। ठीक है, इसके पास मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, और लास्ट में पढ़ता हूँ मत्स्य पालन। क्या आप सभी को इतना टॉपिक क्लियर होगा? अगर होगा तो आप यस लिखिएगा। मत्स्य पालन हो गया। अब इसके बाद हमारा जो है पशु प्रजनन। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पशु प्रजनन। चलिए बात करते हैं पशु। तो हमारा जो टॉपिक है क्या है, पशु प्रजनन। पशु प्रजनन को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एनिमल ब्रीडिंग। पशुपालन को हम लोग क्या कहते हैं, पशु प्रजनन को क्या कहते हैं बाबू, एनिमल ब्रीडिंग। इस एनिमल ब्रीडिंग में हम पढ़ने वाले कि किस तरह से, क्या इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि हम किस तरह से पशुओं के नस्लों में जो है वृद्धि करें और उनके उत्पादन क्षमता में वृद्धि करें। नस्ल अगर बढ़ाएंगे तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, पहले समझिए, हमारे पास तो नहीं है लेकिन आपके आसपास में देखिएगा, किसी के पास गाय होगी, किसी के पास एक अच्छी गाय है, यह दूध अच्छा देती है, दूध देती है, दूध अधिक दे रही है, दूध अधिक देती है, लेकिन इस गाय में रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, क्षमता कम है। क्षमता क्या है, कम है। तो क्या बताइए, अगर ये गाय हमने पाला है तो हमें दूध तो मिल रहा है, लेकिन क्या ये बीमारी से लड़ने में गाय सक्षम है? नहीं। तो ऐसे नस्ल की हमको ज़रूरत है जो हमें दूध भी अधिक दे और
बीमारियों से लड़ने में भी उसका शरीर सक्षम हो। बात समझ रहे हैं? बीमारियों से लड़ने में भी उसका शरीर क्या हो, सक्षम हो। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, पशु का प्रजनन कराना होगा। पशु प्रजनन कराने के लिए क्या करेंगे समझिएगा। बात किसकी करेंगे, पशु प्रजनन। अब बात क्लियर हो जाएगी क्यों कर रहे हैं पशु प्रजनन। पशु प्रजनन, पशु प्रजनन मतलब एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग, पशु प्रजनन का कुछ उद्देश्य होगा। ठीक है, क्या उद्देश्य होगा चलते हैं देखते हैं। उद्देश्य क्या है भाई, पशु प्रजनन का निम्नलिखित उद्देश्य। उद्देश्य नंबर 1, सबसे पहला उद्देश्य हमारा क्या होगा। पहला उद्देश्य यह है कि हम पशु इसलिए पालेंगे, सबसे पहला उद्देश्य क्या है, अच्छे नस्ल के लिए। अच्छे नस्ल के लिए प्रजनन कराएंगे। दूसरा उद्देश्य क्या है, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी। उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी। तीसरा क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। विकास करना। चौथा क्या होगा, वातावरणीय दृष्टि से सर्वोच्च। वातावरण में अपने आप को क्या करने की क्षमता, ढालने की क्षमता बढ़ाने की। ठीक है, बात समझिएगा बाबू। पशु प्रजनन का उद्देश्य 3 चीजें होगा। सबसे पहला चीज अच्छे नस्ल, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में विकास करने के लिए, कि हमारी जो जानवर है वो उसकी मृत्यु जल्दी ना हो, और वातावरण में ढालने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। तब जाके हमारा जो है पशु प्रजनन का प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगा। और इन सभी क्रियाओं को करने के लिए जो हमें है करना होगा क्या, पशु प्रजनन। तो प्रजनन है क्या, ये तो आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ तक अगर हो गया हो तो मैं मिटा रहा हूँ। प्रजनन का अर्थ होता है एक से पशु से नए पशु को जन्म देने की प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया एक प्राकृतिक होती है। तो प्राकृतिक जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगा, उसी नस्ल के पशु आएंगे और उनका जीन समान होगा। इस वजह से उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अब जब पशु प्रजनन की बात करने वाले हैं, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए प्रजनन क्या है। समझ चुके होंगे कि एक पशु के गुणों में सुधार के लिए प्रजनन आवश्यक है। पादप में भी ये प्रजनन चलेगा ताकि हम ऐसे पौधों को उत्पन्न करें जो हमारे किसी भी वातावरण में उत्पन्न हो सके। तो पशु प्रजनन के लिए हमने कुछ प्रक्रियाओं को देखा, कुछ प्रक्रियाएं हमारे द्वारा लाई गई, हमारे वैज्ञानिकों ने लाया। और आपको पता होगा हाल ही में, आज ही मतलब 28 तारीख को, आज भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की जो है आज निधन हो गई है। सत नमन है उनको, जिनके कारण हमारे भारत में गेहूं और चावल के साथ साथ सरसों के उत्पादन क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई थी। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं पशु प्रजनन की। सबसे पहले पशु प्रजनन में होता है सबसे पहले पशु प्रजनन में होता है अंतः प्रजनन।
अंतः प्रजनन, इसके बाद होता है बाह्य प्रजनन, इसके बाद होता है संकरण, इसके बाद होता है अंतः संकरण, और पांचवा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अंतः विशिष्ट, अंतः विशिष्ट संकरण। ठीक है बाबू, अंतः प्रजनन से हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं, इन ब्रीडिंग जिसे बोलते हैं। यहाँ तक अगर आपका क्लियर हो तो आगे की ओर हम चलते हैं। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा धीरे धीरे चलिए, इसलिए आराम से चलना। तो हमारी पहली जो होगी, सारा लिख लीजिएगा कॉपी पे, लिखने के बाद जो हमारी पहली चीजें आ रही अंतः प्रजनन। सबसे पहला प्रजनन हमारा जो आएगा उसका नाम क्या है, अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन को अंग्रेजी में बोलते हैं बाबू इन ब्रीडिंग। अगर आप गैप देकर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इन ब्रीडिंग। अब है क्या अंतः प्रजनन बाबू? अंतः प्रजनन के अंतर्गत समझिएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम एक अच्छे नस्ल को उत्पन्न करने के लिए, कैसे नस्ल को, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, मैं गारंटी देता हूँ इससे बेहतर आपको समझ में नहीं आएगा, कहीं भी खोज लीजिएगा। इसमें क्या कर रहा है, एक अच्छे नस्ल के पशु के नर और मादा के युग्मक के मध्य क्या करेंगे बाबू, निषेचन करेंगे, करवाना। अंतः प्रजनन है। ठीक है, अब अच्छे नस्ल के नर और मादा जो होंगे उसमें जो होगी पशु की वंश और क्या होगी बाबू, जाति। पशु के वंश और जाति क्या होंगे, समान। अब यहाँ समझिए, पशु के नस्ल और जाति समान होने का अर्थ क्या है बाबू, इस बात को समझना है। कह रहा है कि जब हमारे पास मान लीजिए कोई गाय है, ठीक है, इस गाय ने बच्चे दिए, तो इस बच्चे में मान लीजिए एक इसने क्या जन्म दिया, बैल जन्म दिया। अपनी भाषा में तुम क्या कर सकते हो, सांड भी कर सकते हो। और एक इसने क्या दिया, फिर से गाय ही जन्म दे दिया, या अपनी भाषा में बछड़ा कर सकते हो, बछिया जन्म दिया है, बाछी बोलते हैं देहात में लोग। तो बाबू इस गाय, ये जनक है, ये क्या है, जनक। तो इसके द्वारा जो बैल उत्पन्न हुआ है ना, इस बैल के युग्मक को पुनः इस गाय के युग्मक के बीच क्या करेंगे वो, निषेचन। माने इनका वंश क्या होगा बबुआ, समान होगा। वंश क्या होगा, हमेशा समान। वंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक गाय मेरे पास है, इस गाय ने जो बछड़ा दिया, इसके बछड़े को जब ये बड़ा होगा, जब ये सांड बनेगा, बैल बनेगा, तो इसके स्पर्म को फिर से इसकी माँ के, ठीक है, वेजाइनल कैनाल में
ट्यूब के माध्यम से डालना, और फिर इस गाय के जो है के अंदर इस बैल के स्पर्म को डालना। अब इनके कारण अच्छे से समझना इस चीज को, क्या समझना है शुरू से समझिए। जैसे ये जनक हो गया, जनक, जनक में एक तरफ क्या है नर है, एक तरफ क्या है मादा। जनक क्या है अपने यहाँ के है, हमारी गाय है, तो नर के क्या डाला युग्मक, और मादा से भी क्या निकला युग्मक। इन दोनों के युग्मन से या तो क्या उत्पन्न होगा, फिर से क्या उत्पन्न होगा बैल, या क्या उत्पन्न होगा, बात समझिए। अब अगर ये बैल और गाय उत्पन्न हुए तो फिर से इन्हीं से उत्पन्न हुए इस बैल के शुक्राणु को, इस बैल के शुक्राणु को इसके अंदर, इसको शुक्राणु को डालना, और इस बैल के शुक्राणु को इसमें भी डालना। समझ रहे हैं ना? ठीक है, इसके साथ समझिए। अब मान लीजिए इनसे जो उत्पन्न हुआ और इसके शुक्राणु को भी इसमें डालेंगे। समझ रहे हैं? जनक से जो उत्पन्न हुआ उसी जनक से उत्पन्न हुए के बीच फिर से निषेचन करा देंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे एक ही परिवार के अंतर्गत दो जो भाई बहन हैं उनके मध्य के बीच का जो संबंध है वो बनाने का, गाय के बीच ये भाई बहन का संबंध है, लेकिन फिर भी इन जानवरों में रिलेशनशिप नहीं होता। इसीलिए इन्हीं के मध्य, इन्हीं के वंश के मध्य जब निषेचन होगा तो इसे अंतःप्रजनन कहेंगे। अब हो सकता है कि मेरा ये जो नर है ये इसमें क्या है रोग प्रतिरोधकता, इसमें क्या है, इसमें है, इसमें हमारे यहाँ क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा अधिक, और ये मादा जो है ये क्या देती है दूध अधिक देती है। तो इससे उत्पन्न होने वाली गाय में क्या होगा रोग प्रतिरोधक भी अधिक होगा और दूध भी अधिक देगी, और फिर इससे उत्पन्न होने वाला उत्पन्न होते होते इसमें इतना अच्छा गुण आ जाएगा कि कुछ कहना ही नहीं। इसी को हम कहते हैं अंतःप्रजनन। ठीक है, अब चलते हैं हम अंतःप्रजनन के बाद बाह्य प्रजनन के। कोई दिक्कत? क्या करते हैं बाह्य प्रजनन, इसको बोलते हैं बबुआ आउटर ब्रीडिंग। आउटर ब्रीडिंग कोई दिक्कत? तो जैसे हमने कहा कि आपको मैंने गाय का कुछ खवाया है जाति, कुछ गाय के अच्छे नस्ल लिखवाया है। जैसे मान लीजिए आपके पास बाह्य प्रजनन में क्या होगा, दो अलग अलग वंश अलग होगा और इधर भी वंश अलग होगा। तो कैसे अलग होगा समझिएगा। आपके पास मान लीजिए एक गाय है, जो कौन सी गाय है, जर्सी गाय है। मान लिया कैसी गाय है, जर्सी, ध्यान से समझिएगा। जर्सी गाय है और ये जर्सी गाय की क्या है नर है, और मादा में भी जर्सी नहीं लाएंगे। अगर मादा भी जर्सी हो गई, मादा भी क्या हो गई जर्सी हो गई, तो इसे हम क्या कह देंगे बाबू अंतःप्रजनन। ठीक है, अंतःप्रजनन, नर भी उसी वंश का है, मादा भी उसी वंश का है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं बाह्य प्रजनन। तो अब बात करते हैं, हमारा नर अगर जर्सी का है, ठीक है, तो हो सकता है हमारा मादा जो है, हमारा जो मादा है, मादा हमारी कैसी हो जाएगी राठी हो जाएगी, हो सकती है।
या नर जर्सी का है, मादा कैसी हो जाएगी? साहीवाल। मादा कैसी हो जाएगी? साहीवाल। तो जब जर्सी और साहीवाल के बीच जब निषेचन होगा तो ऐसे निषेचन को बाह्य प्रजनन कहेंगे। तो क्या कहेंगे? नस्ल अलग अलग, लेकिन यहाँ नस्ल कर देते हैं, यहाँ नस्ल कर देते हैं, नस्ल। और यहाँ भी क्या होगा? नस्ल। नस्ल अलग अलग, लेकिन वंश और जाति, जाति क्या होगा? समान। अब यहाँ समझने के लिए एक और बात मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझ सकता हूँ। बाह्य प्रजनन जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो जीवों के मध्य आनुवांशिक रूप से कोई समानता नहीं होती, ठीक है। और अंतः प्रजनन में दो जीवों के मध्य आनुवांशिक रूप से समानता होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक गांव के लड़के और लड़की के मध्य संबंध, ऐसी प्रक्रिया को तुम क्या कह सकते हो? अंतःप्रजनन। क्या कह सकते हो? ऐसी प्रक्रिया को तुम कह सकते हो अंतःप्रजनन। यहाँ सब कुछ उसकी वातावरण, उसके रहन सहन, उसके चाल ढाल लगभग एक जैसे होंगे, उसका शारीरिक संरचना भी लगभग एक जैसा होगा। लेकिन अगर बबुआ अभी बड़ा रेयर चल रहा है सचिन और सीमा हैदर, इसको बाह्य प्रजनन कहेंगे। सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, उसके रहने का वातावरण अलग है, रहन सहन चाल ढाल वातावरण सब अलग है, और भाग के चले भारत। तो इनके संयोग से जो बच्चा जन्म लेगा वो क्या कहोगे बबुआ? बाह्य प्रजनन। क्या कहोगे? बाह्य प्रजनन। और इन बाह्य प्रजनन में क्या होगा? हमारी जो जर्सी गाय है ये कहाँ की? जर्सी द्वीप की थी, और साहीवाल जो गाय है ये कहाँ की थी? पंजाब क्षेत्र की थी। इसका रहने का वातावरण अलग और इस जर्सी गाय के रहने का वातावरण अलग। अगर हम इसके जगह पर राठी भी रख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। जर्सी गाय को मादा कर दो, ये दूध ज़्यादा देती है, और राठी गाय का नर कर दो, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होता है। तो उससे उत्पन्न होने वाली गाय, जर्सी हमारे यहाँ जिंदा नहीं रह सकती या साहीवाल हमारे यहाँ जिंदा नहीं रह सकती, और रहेगी तो उसके लिए अलग क्लाइमेट बनाना पड़ेगा, उसके लिए अलग वातावरण बनाना पड़ेगा, एसी तेसी लगाना पड़ेगा। लेकिन राठी हमारे यहाँ तो रहती है, और जर्सी के मादा राठी के नर के बीच संयोग कराएंगे तो उत्पन्न होने वाला इसके जैसा दूध देने वाली हो जाएगी और इसके जैसा ताकत हो जाएगा, तो दिखने में वो अलग लगेगी। ऐसे प्रजनन को क्या कहेंगे? बाह्य प्रजनन। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। सीमा हैदर का एग्जाम्पल मैंने दिया है। जैसे मान लो कि तुम हो, तुमको फेसबुक या किसी माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से प्यार हो गया ऑस्ट्रेलिया के लड़के से, और दोनों के बीच शादी हुआ, तो उसका रहन सहन चाल डाल वातावरण अलग होगा, ठीक है, और उसके कुछ गुण और तुम्हारे कुछ गुण उत्पन्न होंगे एक बच्चे में, तो उस बच्चे का जो क्वालिटी होगा वो बहुत ही विशेष होगा, और इस विशेषता से वो क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसमें आ जाएगी और उसके जो गुण हैं वो भी परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस तरह से कहेंगे इसको बाह्य। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। यहाँ तक आप पढ़ चुके होंगे, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे चलने वाले हैं संकरण और अंतः विशिष्ट संकरण की ओर, तब हम आगे की ओर बताएंगे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
इसके बाद की जो प्रक्रिया है उस चीज इसके बाद बाह्य प्रजनन समझ में आ गया है। नस्ल अलग अलग लेकिन वंश प्रजाति समान, मतलब गाय ही है, भैंस होगा तो भैंस ही होगा, लेकिन अब कर रहे हैं संकरण। संकरण में तो क्रॉस समझ ही रहे होंगे, क्रॉस क्या होता है। संकरण हम लोग पढ़े थे, याद है आपको, चैप्टर 5 मेंडेलियन थ्योरी। संकरण क्या होता है? क्रॉस। संकरण के अंतर्गत क्या कहेंगे? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो अलग कार्य क्षमता और गुण वाले जीव के मध्य निषेचन कराया गया। निषेचन करवाया जाए। अब देखिए, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल एक भेड़ का दिया गया। एक बड़ी फेमस भेड़ है मेरिनो। भेड़ का नाम क्या है? बड़ी फेमस भेड़ है मेरिनो। मेरिनो भेड़ के नर या क्या किया गया? मारा। दोनों काम कराया गया और एक तरफ क्या रखा गया? बीकानेरी भेड़ के क्या किया गया? नर और एक बार इनके मध्य क्या कराया गया? संकरण। जब इनके मध्य संकरण करवाया गया तो एक अलग गुण वाली भेड़ उत्पन्न हुई। इस भेड़ को नाम दिया गया स्टैल। क्या नाम दिया गया? स्टैल भेड़। यह भेड़ वर्तमान में कहाँ पाई जाती है? पंजाब। और ये बीकानेरी कहाँ पाई जाती थी? राजस्थान। ये राजस्थान में फेमस थी, गर्म तापमान पर जिंदा रह सकती थी। और मेरिनो जो थी ये कहाँ पाई जाती थी? जम्मू एंड कश्मीर में। ये ठंडे तापमान पर जिंदा रह सकती थी। और जो स्टैंड हुई, ये मेरिनो किसके लिए प्रसिद्ध थी? ऊन के लिए। और ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? दूध प्लस रोग प्रतिरोध के लिए। हालांकि मेरिनो में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम था। ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती थी। इनके पास ऊन काफी अच्छा होता था और मेरिनो ऊन जो भेड़ के ऊन से बनता था वो कंबल काफी आसान आज भी मिलता है। अब इन दोनों के संकरण से हमारे पास जो जन्म लेती है स्टैल, इसकी क्षमता क्या थी? तो ये क्या उत्पन्न करने लगी? ऊन भी उत्पन्न करेगी और प्लस क्या उत्पन्न करेगी? दूध भी उत्पन्न करेगी और प्लस इसमें क्या रहेगा? रोग प्रतिरोधकता, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होगा? क्षमता भी क्या होगा? अधिक होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होगा? अधिक होगा। बात समझ रहे हैं ना? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगा। ये हम क्या कहेंगे? इसको थोड़ा छोटा करते हैं। इसको क्या कहेंगे? संकरण। संकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अलग अलग कार्य क्षमता और गुणों वाले जीवों के मध्य क्या कराया जाता है? निषेचन कराया जाता है। इसमें नस्ल क्या हो जाएगा? नस्ल अलग अलग हो जाएंगे। ये नस्ल भी अलग
दो अलग अलग नस्ल के जीवों के मध्य संकरण कराने से एक नए नस्ल का क्या होगा, नए नस्ल की उत्पत्ति होगी। और इसके लिए आप ये देख सकते हैं ये दिख रहा होगा, बीकानेरी थी और ये मैरिनो थी। इन दोनों के मध्य, ठीक है, इन दोनों के मध्य निषेचन कराया गया तो हमें जो मिली नई भेड़ मिली, और वो भेड़ कौन सी थी, सरडेल भेड़ मिली, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी थी। अंतः विशिष्ट संकरण। इसके बाद अगला पॉइंट है अंतः विशिष्ट संकरण। समझिए, मैं इसको फिर से दिखा देता हूँ, इसको फिर से दिखा देता हूँ, इस बात को समझ में आ गया होगा। जो हमारी हिस्डेल बनी है, ऊन, दूध और रोग प्रतिरोधक सब कुछ बन गया। किसके कारण, मैरिनो भेड़ जो कहाँ मिलती थी, मैरिनो कहाँ मिलती थी, जम्मू एंड कश्मीर में, बीकानेरी कहाँ मिलती थी, राजस्थान में, और हिस्डेल कहाँ अभी दिखी जाती है, पंजाब में। ऐसे भारत में भी ये हर जगह पाई जाती है, लेकिन इसमें काफी अच्छा आ गया। इसके बाद अगला है, अगला जो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद कल का वीडियो पादप प्रजनन संबंधित होगा। अंतः विशेष या अंतः विशिष्ट संकरण। ठीक है, अंतः विशिष्ट संकरण क्या होता है समझिएगा। यह कैसी प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जहां दो भिन्न जाति के जीव के मध्य, अभी तक आपने जितना पढ़ा है सब में जाति एक ही होती थी, नस्ल अलग होता था, जाति एक ही थी, नस्ल अलग अलग था। अब इसमें क्या होगा, तो भिन्न भिन्न जाति के मध्य क्या कराया जाएगा, मध्य क्या कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर संकरण करवाया जाता है, इसको कॉपी पे भी नोट करिएगा, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, कॉपी पे नोट करके सब कुछ छाप लीजिएगा। इसके बाद कल मैं पादप प्रजनन लाऊंगा और परसों प्रोटीन लाऊंगा, और इसके बाद संडे तक ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक तरह का क्या किया गया, घोड़ा, और दूसरी तरफ क्या किया गया, गधा। ठीक है, घोड़ा और गधा के मध्य क्या करवाया हमने, संकरण। गधा जान उसके लिखे गधा लिखा जाता है, ठीक है। घोड़ा और गधा के मध्य क्या करवाया हमने, संकरण। जब इन दोनों के मध्य क्या करवाया गया, वो संकरण करवाया गया, तो उत्पन्न होने वाला जो था उसका नाम रखा गया खच्चर। घोड़ा तेज दौड़ता था, तेज दौड़ सकता था, दौड़ता है, शक्ति अधिक होती है, लेकिन इससे ऊंचाई अधिक होने के कारण माल नहीं ढुआया जाता। ये क्या ट्रांसपोर्टिंग में काम नहीं करता था। गधा छोटा होता था, तेज नहीं दौड़ता था, और माल ढुलाई में ये काम आता था, ठीक है। और जो खच्चर हुआ ये मिक्स हुआ, तेज भी दौड़ सकता है, तेज दौड़ेगा और क्या करेगा, माल ढुलाई करेगा,
माल ढोने के काम आएगा, ढोने के काम आएगा। तो कहेगा अंत विशिष्ट संकरण का एग्जाम्पल, क्या कहेंगे, खच्चर। कहेगा संकरण का एग्जाम्पल, क्या कहेंगे, हिस्डेर। कहेगा बाह प्रजनन का एग्जाम्पल, तो एक कहेंगे कि जर्सी गाय और जो है साहिवाल गाय के मध्य संकरण। कहेगा अंतः प्रजनन, तो जर्सी और जर्सी के मध्य संकरण। इस तरह से हम 4 चीजें पढ़ चुके हैं। आज का ये लेक्चर इतना ही समाप्त होगा। आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें, कॉपी पर लिखें और बहुत जल्द हम इस संडे तक इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। अगली वीडियो कल आएगी, वह वीडियो 11th और 12th दोनों के लिए होगी, जिसमें हम लोग पोषण तंत्र को पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट का वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू बाबू लोग। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिए। आप दोस्तों के बीच जो इंटरमीडिएट में हैं और जो कहीं क्लास कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, उन्हें ये शेयर करें। और आप क्रैश कोर्स का जो वीडियो है, क्लास है, उसको आप अतः शीघ्र ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें लिमिटेड सीट बचा है, अब जगह नहीं है। थैंक यू।